जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कैसे राहुल बन जाता है एक हैंडसम और हॉट लड़का। अब आगे। जैसे ही राहुल घर से बाहर निकलता है तो इतने हैंडसम लड़के को देखकर आसपास के लोग मुंह फाड़कर उसे देखने लगते हैं और कुछ लड़कियां तो राहुल के पास आकर उसका नंबर भी मांगने लगती हैं। हे हैंडसम, लगता है तुम यहाँ नए आए हो। एक लड़की जिसके काले बाल थे और उस पर उसने ब्लीच करवा रखा था जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी, वो आर्यन के पास आकर पूछती है, जी हाँ, मैं यहाँ अपने दोस्त के घर रहने आया हूँ। वो झूठ बोलते हुए उस लड़की को बोलता है, वैसे तुम मुझे बता सकते हो तुम कहाँ रहते हो, वो क्या है ना आस पड़ोस वालों से बातचीत बना के रखनी चाहिए, वो लड़की आर्यन से बोलती है। अब आर्यन तो ठहरा एक भोला भाला लड़का, उसको तो ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो लड़की उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है और वो अपने घर का पता उस लड़की को बताने ही वाला होता है। तभी एक और लड़की आर्यन की तरफ आने लगती है जिसकी आंखें ग्रे और लिप्स गुलाब की तरह पिंक है। उसकी आंखों में बड़ी बड़ी पलकें, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग और हाइट 5'3" है। वो राहुल के पास आकर बोलती है, ऐसे किसी राह चलते इंसान को अपने घर का पता नहीं बताना चाहिए। और ऐसा बोलकर वो लड़की जो अभी अभी आई थी वो दूसरी लड़की को घूर कर देखती है तो वो लड़की मन ही मन कुछ बड़बड़ा कर वहां से चली जाती है। वैसे मेरा नाम अंजलि है और तुम्हारा, वो लड़की राहुल की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है और इतनी सुंदर लड़की को उससे हाथ मिलाता देख राहुल थोड़ा हड़बड़ा कर अपना हाथ आगे करता है क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई लड़की उससे सामने से आकर हाथ मिला रही थी। इससे पहले तो कोई लड़की उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। देख रहा है बेटा, राहुल बड़े बुजुर्ग सच कह गए हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तभी तो देख, आज लड़की खुद आकर तुझसे बात करने लगी है। आर्यन अपने मन ही मन ये सोचता है और अंजलि से अपना हाथ मिलाता है। वैसे तुम कहाँ जा रहे थे, अंजलि राहुल से पूछती है। मैं इस शहर में नया हूँ तो बस इस शहर को देखने के लिए बाहर निकला था, राहुल जवाब देता है। ओह, वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अभी कॉलेज में होगे, अंजलि राहुल से पूछती है। मेरा अभी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, बल्कि मेरा रिजल्ट भी कल आने वाला है। उसके बाद मैं किसी कॉलेज में ट्राई करूंगा, राहुल अंजलि को बताता है। तो क्यों ना तुम फिर मेरे कॉलेज आर्यन यूनिवर्सिटी में ही आ जाओ, अंजलि राहुल से पूछती हो। क्या आर्यन यूनिवर्सिटी? माफ करना पर मैं पढ़ाई में औसत हूँ या शायद उससे भी कम, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर आएंगे, तो वहाँ जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, आर्यन अंजलि को जवाब देते हुए कहता है। दरअसल आर्यन यूनिवर्सिटी शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है जहां जाने का इस शहर के हर बच्चे का सपना होता है, पर बस 1% लोग ही अपना ये सपना पूरा कर पाते हैं क्योंकि वहां पर एडमिशन बस 2 बार तारीखों से ही होता है, पहला डोनेशन से और दूसरा कम से कम 96% अंक से। क्या उसकी टेंशन है? तुम मत लो, मेरे पापा उस कॉलेज के सबसे बड़े ट्रस्टी में से एक है, तो हर साल उन्हें 6 सीट मिलती है और अभी उनके पास 5 सीट है बाकी है, तो अगर मैं उन्हें कहूंगी तो वो तुम्हें वो सीट जरूर दे देंगे, अंजलि राहुल को बताती है। माफ करना पर मेरे पास डोनेशन देने के पैसे नहीं हैं, तो अभी आर्यन इतना ही बोलता है कि अंजलि उसको रोकते हुए बोलती है, तुम्हें डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो आर्यन का हाथ पकड़ उसे अपनी गाड़ी के पास ले जाने लगती है जो कि सड़क के दूसरी ओर खड़ी थी। और जब राहुल अंजलि की कार देखता है तो वो दंग रह जाता है क्योंकि उसकी कार लैम्बोर्गिनी थी जिसकी बाजार में कम से कम कीमत भी 1 करोड़ होगी। फिर वो आर्यन को ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। और आर्यन तो मन ही मन ये सोच रहा था कि आज से पहले उसकी टाटा नैनो जैसी गाड़ी को छूने की औकात भी नहीं थी और अब देखो वो उससे 100 गुना महंगी गाड़ी में बैठा है।
सही कहते हैं सब लोग, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अपने मन ही मन राहुल ऐसा बोलकर भगवान को फिर से धन्यवाद करता है। फिर अंजलि गाड़ी को चलाकर जाने लगती है। तभी बीच रास्ते में राहुल अंजलि से पूछता है, वैसे तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हो? ये कोई मेहरबानी नहीं है, मेरे पापा वैसे भी हर साल 6 सीटों को जरूरतमंद लोगों में बांट ही देते हैं। तो जब तुमने कहा कि अभी तुमने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार उनसे एक सीट तुम ले लो। अंजलि राहुल के सवाल का जवाब देती है। ऐसे ही बातें करते हुए अचानक ही अंजलि अपनी गाड़ी को रोक देती है, और जब राहुल उससे पूछता है कि गाड़ी क्यों रोक दी, तब वो बोलती है, हमारी मंजिल आ गई। ऐसा बोलकर अंजलि गाड़ी से उतर जाती है, और अंजलि को गाड़ी से उतरता देख आर्यन भी गाड़ी से उतर जाता है। बाहर आते ही वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा और आलीशान महल जितना बड़ा घर था, जो इतना बड़ा था कि आर्यन जहां रहता था वहां का आधा एरिया इस घर के अंदर समा जाए। फिर तभी चौकीदार भागता भागता अंजलि के पास आता है और वो उसको सलाम करता है। और दूसरी तरफ राहुल की तो उस महल से नजर ही नहीं हट रही थी। फिर अंजलि चौकीदार को गाड़ी की चाबी देती है और खुद पैदल घर के मेन गेट से अंदर जाने लगती है। अंजलि को जाता देख आर्यन भी उसके पीछे चलने लगता है, और जैसे ही वो उस गेट को पार करता है तो थोड़ा दूर चलकर उसके सामने सबसे पहले एक फव्वारा आता है, जिस पर उन लोगों ने लाइट लगाई गई थी, जिसकी वजह से रात में वो फव्वारा बहुत सुंदर लगता था। और जब राहुल वहां से थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर एक से बढ़कर एक शानदार गाड़ियां खड़ी दिखती है, यहां तक कि वहां 2 रॉयल्स रॉयस और 5 बुगाटी कार भी शामिल थे। अभी वो उन गाड़ियों को देख ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में अंजलि की आवाज आती है, अब वही खड़े रहोगे क्या या अंदर भी आओगे? और अंजलि की आवाज से राहुल का ध्यान गाड़ियों से हटता है और वो अंजलि के पीछे उसके घर में चला जाता है। जैसे ही वो अंजलि के साथ घर के अंदर जाता है, वैसे ही घर के सभी नौकर उनका स्वागत करने गेट पर खड़े हो जाते हैं। कुछ नौकरानियां अंजलि के साथ इतने आकर्षक लड़के को घर के अंदर आता देख फुसफुसाने लगती है, आखिर अंजलि मैडम का भी किसी ने दिल जीत ही लिया। उनमें से एक नौकरानी दूसरी को बोलती है, हाँ वैसे भी इतने हैंडसम लड़के को अपना बॉयफ्रेंड कौन नहीं बनाना चाहेगी। एक दूसरी नौकरानी बोलती है, हाँ यार, अगर ये लड़का मुझे अपनी शादी से पहले मिला होता ना तो मैं इसी से शादी कर लेती। एक नौकरानी बोलती है, शक्ल देखी है अपनी तुझ जैसी को वो देखे भी ना और तू उससे शादी करने के ख्वाब देख रही है। एक दूसरी नौकरानी पहली वाली की बात का जवाब देते हुए कहती है। इन सब की बातें राहुल के कानों तक भी पहुंच रही थी और इन सब की बातें सुनकर उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। हालांकि वो सब बहुत धीरे बात कर रहे थे और यहाँ राहुल की जगह और कोई और होता तो वो इनकी बात नहीं सुन पाता, पर विकास के बाद राहुल के कान चमत्कारी रूप से काफी तेज हो गए, जिसकी वजह वो उनकी बात सुन पा रहा था। और जब अंजलि राहुल के चेहरे को लाल हुआ देखती है तब वो राहुल से पूछती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और इस तरह अंजलि के सवाल पूछे जाने पर राहुल थोड़ा हड़बड़ा कर बोलता है, नहीं वो बस मुझे इतनी तेज एसी की आदत नहीं है ना इसलिए, पर अब मैं ठीक हूँ। फिर अंजलि आर्यन को उस घर के अंदर ले आती है और जैसे वो घर के अंदर आता है तो उसे टीवी पर देखें एक राजपूताना सीरियल की याद आ जाती है जो उसने बचपन में देखा था, क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। वही बड़ा सा हॉल और उसमें रखे बड़े बड़े सोफे और हॉल के बीचों बीच एक बड़ा झूमर। तभी अंजलि राहुल को एक सोफे पर बिठाकर बोलती है, तुम यहीं रुको, मैं पापा को बुला कर लाती हूँ। ठीक है, ऐसा बोलकर वो एक सोफे पर शांति से बैठ जाता है। अभी वो सोफे पर बैठा ही हुआ था कि तभी एक बच्ची जो कि लगभग 5 से 6 साल की होगी राहुल के पास आकर पूछती है, क्या आप किसी फिल्म के हीरो हैं?
और अपने सामने इतनी प्यारी बच्ची को देख राहुल उसे उठाकर अपने पास बिठा लेता है और उसे बोलता है, जी नहीं, मैं किसी फिल्म का हीरो नहीं हूँ। पर आप तो बिल्कुल फिल्म के हीरो लगते हैं, वो बच्ची फिर से राहुल से बोलती है। और उस बच्ची की मासूमियत भरी बातों पर आर्यन हंस देता है और उससे बोलता है, वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मायरा है और मैं अंजलि दीदी की छोटी और लाडली बहन हूँ। ओह ऐसा क्या? वो मायरा के गाल खींचते हुए बोलता है। अभी वो मायरा के साथ बात कर ही रहा है कि तभी हाल में अंजलि अपने पापा रंजीत कुमार सिंह के साथ आ जाती है और अपने पापा को देख मायरा झट से जाकर उनके गले लग जाती है। ओह मेरी बेटी मायरा कैसी है? रंजीत मायरा को अपनी गोद में उठाकर बोलता है। मैं ठीक हूँ पापा, मायरा थोड़ा तुतलाकर राजीव को बोलती है। हाँ ठीक तो होगी ही, आखिर महारानी की वजह से सारे नौकर जो परेशान रहते हैं। मायरा के बोलने के बाद अंजलि बोलती हैं और अंजलि की बात को सुनकर मायरा अपना मुंह फुला लेती है और मायरा को ऐसे देख अंजलि और राजीव जी हंसने लगते हैं। फिर राजीव जी का ध्यान राहुल पर जाता है और राहुल को देखकर वो भी सोचने लगते हैं कि आखिर कोई इतना हैंडसम हो सकता है क्या? फिर वो अपना सार झटक कर राहुल से बोलता है, तो तुम्हें वो सीट चाहिए? जी सर, राहुल अपना सर हिलाकर बोलता है। तो क्या बोलती हो मायरा, इनको वो सीट दे देनी चाहिए। हाँ पापा दे दीजिए, भैया काफी अच्छे हैं, मायरा अपनी बच्चों वाली आवाज में बोलती है। अब जब हमारी दोनों राजकुमारी चाहती हैं कि तुम्हें ये सीट मिले तो जाओ अपना सामान तैयार कर लो, अब से तुम आर्यन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। और राजीव की इस बात को सुनकर एक पल के लिए राहुल को यकीन ही नहीं होता, पर फिर वो सबसे पहले अंजलि को धन्यवाद बोलता है, फिर राजीव जी और मायरा को धन्यवाद बोलकर वहां से चला जाता है। और वही जब राहुल रास्ते में था तब वो बहुत खुश होता है, तभी उसे दूसरी दुनिया के बारे में याद आता है। हाँ भाई, अब मैं दूसरी दुनिया में कैसे जाऊंगा? राहुल मन ही मन सोचता है। तभी उसको याद आता है कि उस आदमी ने कैसे हवा में एक चक्र बनाकर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था। फिर वो मन ही मन बोलता है, शायद ये मैं भी कर सकता हूँ क्या? कोशिश करके देखते हैं। ऐसा बोलकर वो पास में ही एक सुनसान गली में चला जाता है और अपने हाथ से बिल्कुल वैसे ही करने लगता है जैसे उस आदमी ने किया था, और पता नहीं कैसे पर वो दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा खोल देता है। तब वो सीधा उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और अंदर आते ही फिर से वो खुद को उसी झोपड़ी के अंदर पाता है। इस बार उसने फैसला कर लिया था वो और ज्यादा अपना लेवल अप करेगा ताकि वो और भी ताकतवर बन सके। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है उसके सामने एक पूरी फौज होती है जिसमें बहुत सारे हरे गॉब्लिन, राक्षस जैसे आदि मानव भरे पड़े थे जो झोपड़ी के बाहर बनी लकड़ी की बाउंड्री को पार करना चाहते थे। और ये सब देखकर राहुल के चेहरे एक मुस्कान आ जाती है और वो अपना भाला उठाता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। तो आखिर कैसा होगा राहुल का सफर? कैसा रहेगा उसका पहला दिन कॉलेज का? जानने के लिए देखते रहिए 0 टू हीरो।